हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज है हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस जो कि हैं 4 मार्कर्स और 6 मार्कर क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको स्केड्यूल एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, बता देती हूँ उन बच्चों को जो हो सकता है बीच बीच में कभी कभी वीडियोस को देखते हो, जिनको नहीं पता हो कि यहाँ हमारा प्रॉपर एक बैच चल रहा है जिसको हम वाईटी बैच कहते हैं। वाईटी चैम बैच है हमारा ये, जहाँ पर हम 8 बजे टीटीएस में 8 बजे क्लास अटेंड करते हैं, अपनी क्लास कंडक्ट करते हैं और हर एक चैप्टर के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका है, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो जो बच्चे पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वो एक बार मुझे अटेंडेंस लगाते हुए फटाफट से अपना स्कोर रिमाइंड करा देना कि मैम हमारा स्कोर पार्ट 1 में इतना था, अब पार्ट 2 में जितना आएगा वो उसके आगे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से तुम अटेंडेंस लगाओ और मैं बढ़ती हूँ आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, स्टार्टिंग से तो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते, नीचे ही देखते हैं कि क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। अगले 2 स्टेप्स बताने हमें किस चीज के बेटा? 2 स्टेप्स दैट साहिल हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर सिलेक्टिंग द अबव हेड्स। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो ऑलरेडी उन्होंने ये बता दिया कि स्टाफिंग की प्रोसेस के स्टेप हैं और ये भी बता दिया आफ्टर सिलेक्टिंग। तो आपको नहीं लगता कहीं हद तक उन्होंने आपसे यहाँ पर कुछ चीजें तो क्लियर कर ही दी हैं, कुछ बातें तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं कि कौन से स्टेप्स होंगे, बट स्टिल हमेशा हमेशा हमें क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बट उससे पहले स्टाफिंग प्रोसेस की एक्रोनिम हो जाए तो मजा ही आ जाए, क्योंकि याद है इस एक्रोनिम में मैंने तुमसे एक वादा किया है। क्या है वो वादा? एवरी रिवीजन सेशन प्रॉमिसेस टॉप परफॉर्मेंस किसकी? ऑफ माई प्यारे चैंपियंस। तो यस, हमारा रिवीजन सेशन डेफिनेटली ऐसा होगा जो आपको टॉप परफॉर्मेंस देके जाएगा और इसी में तो छुपे हैं हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स थे ये आपको ज़रूर पता होगा, एक्रोनिम मैंने आपको बता दी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। साहिल, the director of garments company is planning to manufacture the bags for the utilization of waste material from one of its garment units. He decided that his manufacturing unit will be set up in the rural area of Odisha, where people have a very less job opportunity and labor is available at a very low rate. He also thought of giving the equal opportunities to the man and the women. For this, he selected S. Chatterjee, Indrajit Kaur, Aslam, Sabarjeet as the heads of the sale accounts, purchase and the production department. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसी केस स्टडी नहीं है कि बहुत सारी उन्होंने बातें बोली हों। यहीं से पिक्चर क्लियर थी कि मुझे कौन से स्टेप लिखने हैं, फिर भी हमने क्वेश्चन पढ़ा। उन्होंने क्वेश्चन में कुछ एज सच टॉपिक से रिलेटेड नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि साहिल एक गारमेंट कंपनी का डायरेक्टर है, बैग्स मैन्युफैक्चर करता है, वेस्ट मटेरियल से गारमेंट यूनिट सेट करता है और अब वो चाहता है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रूरल एरियाज में जाए, क्योंकि वहां पर वो क्या करना चाहता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहता है मैन और वुमेन इक्वली, उन दोनों के लिए। ठीक है, हमारा मेन काम शुरू होता है यहाँ से जहां उसने बोला कि उसने सिलेक्ट किए। अब स्टाफिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ई से एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से रिक्रूटमेंट, एस से सिलेक्शन, पी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर पी से हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन अगेन पी प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और लास्ट में आता है बेटा हमारा कॉम्पेंसेशन। तो आप ये देखिए कि कौन सा वो पॉइंट है जो स्टाफिंग की प्रोसेस में सिलेक्शन के बाद आपको लगता आता है। सिलेक्शन की बात हो चुकी थी, तो सिलेक्शन के बाद मैंने कौन से 2 स्टेप बोले बताइए। सिलेक्शन के बाद मैंने बोला प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और फिर उसके बाद मैंने बोला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स जो थे वो हमें डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का 1 पॉइंट होगा डेफिनेटली, 1 नंबर की हेडिंग और 1 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन, तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ उन्होंने हमसे पूछा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है, स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स एंड एक्सप्लेन एनी टू मेरिट्स। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल से रिलेटेड ही हमारा कोई क्वेश्चन रहा होगा। सो लेट्स सी। Mohit Gupta is working with Yellow Security Service Limited. He is also recruiting the security guards for the company. The company provides security services in Delhi and Noida at the short notice to the various companies. अब देखो यह क्या है, मोहित गुप्ता एक येलो सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड में काम करता है, ठीक है, और वो रिक्रूट करता है सिक्योरिटी गार्ड्स को कंपनीज के लिए, यानी कि ये एक खुद एक एजेंसी है जो दूसरों के लिए लोगों को हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट का काम कराते हैं, ठीक है। ये अपनी सर्विसेज कहाँ देते हैं, दिल्ली और नोएडा में देते हैं, शॉर्ट नोटिस पे दे देते हैं अलग अलग कंपनीज को। द गार्ड्स आर रिक्रूटेड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पर ही गार्ड यहाँ पे रिक्रूट होते हैं। द गार्ड प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी, मतलब अपनी ईमानदारी के लिए और टाइम पे वो सारे काम को करते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। मोहित गुप्ता इज वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल, और मोहित गुप्ता भी अपने गांव में जाना जाता है कि बहुत सारी नौकरियां दिलवाता है लोगों को। तो बताओ कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, बताइए कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। क्या कंपनी के अंदर ही अंदर लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है? क्या आपको यहाँ पे ट्रांसफर या प्रमोशन से रिलेटेड बात नजर आई, या कोई कंपनी है जो आपके लिए इस काम को कर रही है? कोई कंपनी कर रही है ना आपके लिए इस काम को, इसका मतलब ये इंटरनल सोर्स तो नहीं है। ये कौन सा सोर्स है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उन्होंने हमसे सोर्स ही पूछा था, उसके आगे की कहानी वैसे उन्होंने हमसे पूछी नहीं है कि ये कौन सा सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, बट स्टिल मैं कहूंगी कि आप लिखाना, फॉर द सेफर साइड तुम लिखाना। तुमने इंटरनल एक्सटर्नल अगर पहचान लिया होता है कि कौन सा है, तो उसके आगे की कहानी भी लिख के आया करो। अब आप मुझे बताओ कि वो कौन सा सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है जहां पर कोई कंपनी आपके लिए रिक्रूट कर रही है लोगों को और आपको फिर वो सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। बताओ, यही तो दे रहे हैं ना आप लोगों को, भाई आपको गार्ड रखना है, अगर अपने यहाँ पे दिल्ली और नोएडा के अंदर अगर आप रहे तो आपको अगर अपने यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी गार्ड की टीम चाहिए तो ये प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये कौन है? प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो प्लेसमेंट एजेंसी इसका टाइप है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं उसको, मैंने आपको बता दिया। कहते हैं कोई एक डिसएडवांटेज बता दो इसकी, डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज तुम्हें याद होगा, डिसएडवांटेज के लिए मैंने क्या बताया था? एलसीडी, लेंदी प्रोसेस है, कॉस्टली है, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करती है अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। चलो अच्छा मैम, अब इसमें मैं कहूंगी कि आप लेंदी या कॉस्टली प्रोसेस लिखें, ये वाला ना लिखें क्योंकि थोड़ा सा उसको सूट नहीं कर रहा है। बाकी वो लिख भी देंगे तो ऐसी कोई गलत नहीं होगा आपका आंसर। कोई दो मैरिट भी लिखने आपको, तो दो मैरिट के लिए compete विद फुल कॉन्फिडेंस, याद आ रहा होगा। फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट मिलने के चांसेस हैं, वाइडर चॉइस मिल जाता है आपको यहाँ पे, है ना। उसके अलावा कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलता है आपको यहाँ पे, कॉम्पिटेंट पर्सनल या क्वालिफाइड पर्सनल कह सकते हो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है, तो ये उसका मैरिट हो गया, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ अगर हम बढ़े तो हमसे यहाँ पर फिर से स्टेप्स पूछे गए हैं कि वंदना पब्लिक स्कूल है कोई और वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। तो समझ आ गया होगा ना कौन सी प्रोसेस है। गिव द नेम एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड बाय द स्कूल। अच्छा जी, स्कूल जी अब कंडक्ट कर रहा है टेस्ट, तो ये तो अब हमारी टीचर्स की पिटाई करने वाला है। चलो, वंदना पब्लिक स्कूल हैड अ वैकेंसी ऑफ मैथ्स टीचर, थैंक गॉड। चलो कॉमर्स टीचर नहीं थे, मैथ्स टीचर रखना है इनको यहाँ पर। एंड दे वर लुकिंग फॉर अ स्मार्ट एंड द क्रिएटिव टीचर हैविंग अ ड्राइव फॉर द एक्सीलेंस। बहुत इन लोगों के डिमांड्स होते हैं कि ऐसा टीचर चाहिए वैसा टीचर चाहिए। ठीक है भाई, स्मार्ट और क्रिएटिव टीचर तुम्हें मिल ही जाएगा। एंड एडवर्टीजमेंट वॉज गिवन इन ऑल द लीडिंग डेलीज, यानी कि जितने भी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर थे उन सभी जगहों पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी। सिंस द रिस्पॉन्स वॉज ह्यूज, क्योंकि यार बेरोजगार लोग बहुत है हर फील्ड में। So since the response was huge, the school examined all the application forms and rejected the candidates who didn't have the necessary qualification. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा रिस्पॉन्स आया, सबको चाहिए नौकरी, हमें ले लो भाई, हमें रख लो। तो अब यहाँ पर उनके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आए, उन्होंने उन एप्लीकेशन फॉर्म को देखा और रिजेक्ट कर दिया कुछ कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन को जो उनकी क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करता था। अरे बालकों, यहाँ से तुमको मिला ना एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिला? जहां पर एप्लीकेशंस को देखा जाता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर ही छटनी कर दी जाती है। छटनी याद है ना? कौन सा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है।
तो ये वाला हमें यहाँ से मिल गया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। आगे बढ़ते हैं जरा। Thereafter, a test was conducted to measure the existing skills of the candidate. फिर इन लोगों ने लिया हमारा टेस्ट। अब टेस्ट तो सीधी सीधी सी बात है कि कौन सा पॉइंट है भाई, चलो जी यहां से लिखते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात हो रही है सिलेक्शन टेस्ट। और याद है उन्होंने हमसे क्या पूछा था कि वो कौन सा टेस्ट है वो भी बताना। तो एग्जिस्टिंग स्किल्स कौन सा टेस्ट चेक करता है भाई, कौन सा टेस्ट, अब तो पता चल चुका होगा। ट्रेड टेस्ट हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करता है, चलो यहां से भी पता लग गया दिया हमने। आफ्टर दिस इट वाज फॉलोड बाय अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। उसके बाद एक फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन हुई। प्रिंसिपल एंड द पैनल ऑफ द मेस्ट एक्सपर्ट भी बैठा है, पूरा पैनल बैठा और एक के बाद एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। तो इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो भैया यहाँ पर धुलाई हो रही है उस बेचारे टीचर की, क्या लेकर, यहाँ हो रहा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। बेचारे एक टीचर के टेस्ट कभी खत्म ही नहीं होते, उसके एग्जाम भी कभी नहीं खत्म होते, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, तो मुझे तो यहाँ पर यही 3 पॉइंट समझ में आए हैं जो इन्होंने पूछे हैं। तो 3 हो गए हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के पॉइंट, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर उन्होंने हमसे ये पूछा था कि भैया उस टेस्ट का नाम बता दो जो स्कूल ले रहा था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है जी, चलो बढ़िया क्वेश्चन था। तुम्हें हमारे टीचर्स की भी दुख पीड़ा यहाँ से नजर आई होगी। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 28, अगेन आपसे स्टेप्स का क्वेश्चन है, याद हो जाएंगे तुम्हें अब इस तरीके से ना स्टेप्स। स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस के जो नहीं फॉलो करें, ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने बोला नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपर्ली, जो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेजेस आपको बताने हैं इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप्स, जो यहाँ तुमने पहचाने होंगे उसके अगले 2 स्टेप यहाँ बताने हैं। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। Resolutions Private Limited is a publishing company. Its books on the business studies for class 12th is in a great demand. As a result, the employee in the marketing department are always racing against the time. ठीक है, the employees have to work overtime and on holidays to cater to the demand. Managers in the marketing department are under the stress as they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to the dissatisfaction among the employees and the managers. अब देखो क्या हुआ, एक पब्लिशिंग कंपनी है, बिजनेस स्टडीज की बुक बनाते हैं, क्लास 12 की, बहुत डिमांड में थी। अब यहाँ पर देखने को मिला कि क्योंकि डिमांड है तो एम्प्लॉयज जो थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अब उनके लिए ऐसा हो रहा था कि वक्त भागता जा रहा था और काम खत्म नहीं हो रहा था। एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, इवन हॉलीडेज पे भी उन लोगों को डिमांड को पूरा करने के लिए काम करना पड़ रहा है। जो मैनेजर्स थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे क्योंकि उनको 2 जगह एक साथ हैंडल करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है। अब आपको ये जानना है कि यहाँ पर वो कौन से 2 स्टेप हैं जो उन्होंने फॉलो, कौन सा वो स्टेप है जो उन्होंने फॉलो नहीं किया। एक ही स्टेप उन्होंने आपसे पूछा कि कौन सा वो एक स्टेप है जो उन्होंने यहाँ पर ढंग से फॉलो नहीं किया है, बताइए। अगर ये लोग ये पहले ही देख लेते कि कितने अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये समस्या आती भाई, बताओ क्या ये समस्या आती। इसका मतलब इन्होंने नहीं किया ठीक से एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको पता है ना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम 2 एनालिसिस करते हैं, वर्कलोड और वर्कफोर्स, कि भाई देखो तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, काम का बोझ कितना है, और उस बोझ को संभालने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा गैंग कितना है, तुम्हारी फोर्स कितनी है। रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी चेक करो, यहाँ तुम्हारी जो बर्डन है वो ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट तुम्हारे पास तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम है, तो भाई तुम अंडरस्टाफ्ड हो, तुम्हें और रखने की जरूरत थी लोगों को। तो ये स्टेप उन्होंने ढंग से परफॉर्म नहीं किया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो स्टेप तो हमने पहचान लिया। अगली 2 स्टेजेस क्या होती हैं, सिंपल सी बात है, अभी तो हमने डिस्कस किया था। एस्टिमेशन के बाद आता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। तो आगे के 2 पूछे थे, आगे के 2 हमने बता दिए। समझ आया, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं बोलती हूँ आपको कि जो बड़े वाले केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वहां पर तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि ये नहीं कि ठीक है टू द पॉइंट वही लाइन आपको दिख गई, हमेशा टू द पॉइंट लाइन भी नहीं दिखेगी, आपको वो कॉन्सेप्ट बताएंगे घुमा फिरा के कि आप क्या करते हो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में। ये देखते हो ना कि कितने लोगों की आवश्यकता है, कितनों की नहीं। तो हर बार थोड़ी ना लिखा होगा नंबर एंड टाइप, हर बार ये लाइन नहीं लिखी होगी। अब उन्होंने उस चीज को ट्विस्ट करके बोल दिया कि काम ज्यादा है लोग कम है। अब बताओ कौन सा वाला पॉइंट है, तो ये आपको पहचानना होगा। वहीं पे एमसीक्यू में आपको दिख रहा था कि हाँ यार प्रॉपर लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो
आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको बिजनेस स्टडीज में हाई स्कोर करना है। तो नॉर्मल स्कोर करना है तो वो तो आ ही जाएंगे तुम लोगों के, इतना तो तुम पढ़ ही लेते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अच्छा खासा केस स्टडी का क्वेश्चन है। पूछा क्या, आइडेंटिफाई एंड मेक अस अंडरस्टैंड द मेजर अडॉप्टेड बाय मिस्टर सोदी टू इंप्रूव द स्किल्स। स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए कोई कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए हमने पढ़ा तो है स्टाफिंग का एक एस्पेक्ट जो स्किल्स को इंप्रूव करता है, कौन सा है बताना तुम जरा कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं तो। और उसी के दो बेनिफिट्स हमें ऑर्गेनाइजेशन को बताने हैं। मेरे समझदार कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी बिना क्वेश्चन को पढ़े ही बता ही दिया होगा आंसर, बट हम फिर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो जी, जॉनसन ब्रदर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग द बियरिंग्स यूज्ड इन द different machines. Mr. Roshan Sudi, director of the company, has decided to install an imported plant making the best quality bearing at the low cost. ठीक है, तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर मशीन में इस्तेमाल होने वाला जो बेयरिंग होता है ये उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको इंस्टॉल करेंगे एक इम्पोर्टेड प्लांट को, ताकि बेस्ट क्वालिटी का हम बता सके लो कॉस्ट पे। द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, प्लांट इंस्टॉल भी हो गया है। व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ द न्यू प्लांट ही रियलाइज दैट ही डिडंट सक्सीड इन हिज ऑब्जेक्टिव। उसने जब इंस्टॉल कर लिया प्लांट तो उसको लगा कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगा। अब उसकी जांच पड़ताल हुई। सो ऑन स्क्रूटनी it transpired that the employees had not understood properly the mechanism of the new plant. एम्प्लॉयज को समझ ही नहीं आया कि वो नया प्लांट कैसे इस्तेमाल करना है, उसका सिस्टम नहीं समझ में आया उन्हें। सिस्टम तो समझाओ। सो मिस्टर सूदी डिसाइडेड टू रिमूव द शॉर्टकमिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस कमी को दूर करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली सून दिस वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज रिमूव्ड, और उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको रिमूव किया। बट मिस्टर सूदी वॉज नॉट येट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। अभी भी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है उनकी। He once again resorted to the scrutinize the matter. फिर से जांच पड़ताल हुई। This time he found that while operating the machine, the tools required by the employees were not found at their proper place. उन्हें लगा कि जो tools चाहिए थे ना वो अपनी जगह पर नहीं है, शायद इसलिए हो रहा है। Due to this reason, there also occurred the unnecessary wear and tear of machine, जिसकी वजह से मशीन का भी wear and tear हो रहा है। He also noticed that many employees wandering the hither and the thither। जरूरत क्या थी इस लाइन को लिखने की? He also noticed many employees wandering the hither and the thither aimlessly instead of working at their proper place. अब क्या मतलब इस लाइन का कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, एक प्लेस से अपने प्लेस पे काम ही नहीं करते, इधर उधर वो घूमते रहते हैं। In the meanwhile, he also received a complaint that an employee had been thrown out of the service because of little deficiency in his performance and was not given any hearing to defend himself. और ऐसा भी देखने को मिला कि कंप्लेन आ रही है एम्प्लॉयज के यहाँ से कि एक एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके परफॉर्मेंस में सिर्फ थोड़ी सी ही कमी थी और उसकी बात को सुना भी नहीं गया है। Whereas many other employees with similar nature of performance were still working in the company. और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इसी तरीके से काम करते हैं लेकिन वो अभी भी कंपनी के अंदर है। स्टाफिंग का क्वेश्चन तो है ही, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे किसी और चैप्टर को भी यहाँ पर कुछ बयां कर रहा है, उसके भी दर्द, उसकी भी कहानी है ना। लग रहा है ना कि सामान अपनी जगह पर नहीं है, लोग अपनी जगह पर नहीं है, लोगों के साथ सेम बिहेवियर नहीं हो रहा है, इक्वालिटी नहीं है कहीं ना कहीं। तो कुछ याद आ रहा है तुम्हें कौन सा चैप्टर था वो जहां पर हमने कुछ इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था? चलो अगर तुम्हें याद आ गया हो, हालांकि हमसे पूछा नहीं गया है कि क्या है क्या नहीं, बट स्टिल पेपर में तो सारे चैप्टर्स होंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो तुम मुझे बताना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और किस चीज के बारे में यहाँ पर नीचे डिस्कशन हुआ है, वो अब तुम मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब बारी है तुम्हारी। मैंने पढ़ा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो मुझे जरूर बताना कि ये जो नीचे की कुछ बातें थी कि सामान अपनी जगह पर नहीं है, लोग अपनी जगह पर नहीं है, सुनी नहीं जा रही है एम्प्लॉय की और अलग अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है, ऐसा कौन से कॉन्सेप्ट में था और वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो जो आंसर देगा ना कमेंट बॉक्स में उसको एक बहुत प्यारा सा मैसेज आएगा मेरी तरफ से। ठीक है, चलो तो बताओ बेटा, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस तरीके से अपने यहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे उनके स्किल्स को इंप्रूव किया, कौन सा मेजर अडॉप्ट किया था बेटा इन्होंने करा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर वर्क। उन्होंने ट्रेनिंग कराई अपने एम्प्लॉयज की। ठीक है, अब ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताने आपको कि ट्रेनिंग का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है। तो बेटा याद है आपको, ही क्या करता है, ही मोटिवेट्स, सपोर्ट्स फ्रेंड्स, याद आया ना। तो जहां पर हमने पढ़ा था हायर प्रॉफिट होते हैं,
एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस होता है टू एक्सेप्ट द चेंजेस, वो रेसिस्टेंस नहीं होता, इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपका चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको। तो बस इसी सब चीज़ों में आपकी छुपी है। आपको कितनी एडवांटेज लिखनी है, इसकी 3 एडवांटेज लिखनी है, तो 1 2 3 यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहे होंगे कि जो 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आपको ट्रिकी नजर आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30th क्वेश्चन में क्या है, सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज वांट्स टू हायर द स्टाफ फॉर इट्स स्टील डिवीजन, द पर्सनल डिपार्टमेंट लिस्ट आउट द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले, गौरव कंसल्टेंट कैन बी आस्क्ड टू लुक आउट फॉर द सुटेबल पर्सनल ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। गौरव कंसल्टेंट से बोला गया कि आपको हमारी कंपनी के बिहाफ पर कोई एक सुटेबल पर्सनल हमारे लिए चूज करना है। तो हमने किसी थर्ड पार्टी का यूज किया टू हायर द एम्प्लॉयज फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर आपको किसकी याद आ रही होगी कि वो कौन सी एजेंसीज हो सकती हैं? वो हो सकती है बेटा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, क्योंकि बुक में ये एक साथ ही है पॉइंट, तो इसलिए हम लोग भी इसको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द वॉलंटरी एप्लीकेशन रिसीव्ड अर्लियर फ्रॉम द वेरियस जॉब सीकर। कुछ लोग जो बेरोजगार थे जब, तो जाकर अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करके आ गए थे कुछ कंपनीज के अंदर। अब वही कंपनीज के पास क्या है, वो एप्लीकेशंस रखी हुई हैं। अब कंपनी क्या करती है, उन्हीं एप्लीकेशंस के रद्दी में से उन्हीं को निकालती है अपनी फाइल में से और कॉल करके बुला लेती है। याद है, कॉल करके बुला लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। चलो अगला क्या है, पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट कॉलेजेस इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में प्लेसमेंट ड्राइव्स चल रही हैं। तो ये कौन सा सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है बेटा? ये होता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, using the www.jobstreet.com or the www.naukri.com to search for the prospective candidate। अब कोई वेबसाइट्स दे रखी है उन्होंने जॉब ढूंढने के लिए, तो जब इन वेबसाइट्स पे जाकर, जब इनकी, अब तो हमारे पास खैर इनकी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती है, तो वहाँ पर जाकर जब अपने रिज्यूमे को यहाँ पर सबमिट करते हैं, अपना पूरा एक प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, तो वो कौन सा सोर्स होता है बेटा? वो होता है हमारे पास वेब पब्लिशिंग। तो लो जी, चारों के चारों सोर्सेज हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ दिए हैं और इसी के साथ मुबारक हो, 4 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ से शुरू होते हैं हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है एक्सप्लेन द अदर स्टेप्स व्हिच निशा हैज टू परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस। अब आप लोग कहते हैं ना बार बार कि मैम एक्रोनिम याद नहीं हो रही, सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज ना कहीं हद तक आपकी हेल्प करती होगी चीजों को फिर से याद करने में। क्यों? एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से, तो बार बार आप उस एक्रोनिम को यूज करो। आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है हम दोबारा नहीं करेंगे, नहीं, जितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उतनी बार उसके एक्रोनिम लिखो, उतनी बार उसके पॉइंट्स लिखो। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में चीजें फिट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके माइंड में चीजें जो है रिटेन होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा उसको, तो आपने 1 या 2 बार ही किया होगा और कुछ चैप्टर्स पिछले भी कर चुके हो, तो फिर मिक्स हो रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चों के साथ आई नो ये प्रॉब्लम चल रही है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, बट जब आप क्वेश्चन आंसर सीरीज में आ रहे हैं और बार बार क्वेश्चंस को देख रहे हैं एक ही तरीके की, तो कहीं ना कहीं वो रिपीटेशन आपकी स्पेशलाइजेशन की तरफ आपको लेकर जाएगी। हम पढ़ते तो हैं यार, रिपीटेशन ही तो स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाती है, तो इसलिए जितनी बार भी क्वेश्चन आए उतनी बार दोबारा लिखना है, ठीक है। चलो फिर से स्टेप्स का क्वेश्चन। अब मुझे नहीं पता कि स्टाफिंग प्रोसेस है या सिलेक्शन प्रोसेस है, लेट्स सी कि क्वेश्चन किसके प्रोसेस के बारे में बात करता है। Entertainment India Limited has incorporated with the objective of entertaining the people by organizing the festival, programs and other similar events depicting the rich cultural heritage of the country. The company management has renowned personality from the field of art, literature and culture. They decided to give a platform to the young budding musicians, poets and the artists. The company decides its organization structure by grouping the similar jobs together. Thereafter, the head of the different department were also appointed. Nisha, one of the head did an analysis of the number and the type and the qualification necessary for the people to be appointed. हाँ जी, तो यहाँ से मेरा ध्यान गया
अब तक जितना भी कुछ पढ़ रहे थे वो तो इनकी कहानियां थी कि भैया एक एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जहां पर लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है, कुछ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स करते हैं जिसमें यंग लोगों को चांस देते हैं। तो ये तो उनकी अपनी कहानी थी। हमारे लिए काम की चीज कहां से स्टार्ट हुई, जब उन्होंने ये बोला कि उसने एनालिसिस किया कि कितने नंबर, टाइप और क्वालिफिकेशन के लोग हमें चाहिए। यहां से मुझे अपनी एक प्रोसेस का पॉइंट नजर आया, कौन सा बेटा, एस्टिमेटिंग, उससे पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहां से एक पिक्चर क्लियर हो गई कि प्रोसेस तो स्टाफिंग की है। ठीक है, ओके। So the information generated in the process of writing the job description and the candidate profile was used to develop the situation vacant advertisement। अब इन्होंने बेटा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है, यानी कि लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स कि ये सेकेंड स्टेप तक पहुंच चुके हैं बालकों, इन्होंने रिक्रूटमेंट भी कर दिया है। दिस वॉज पब्लिश इन द प्रिंट मीडिया, फ्लैश इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दिस ब्रॉट इन फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, अलग अलग मीडिया यूज किया इन्होंने पब्लिश करने के लिए, और बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। तो 2 स्टेप तो उन्होंने परफॉर्म कर लिए। हमसे इन्होंने पूछे हैं द अदर स्टेप्स। तो अदर स्टेप्स कौन से है बेटा, याद करना है हमें, एवरी रिवीजन सेशन promises top performance to our प्यारे champions, right? So selection है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग हो गया, और लास्ट में हमारा कॉम्पेंसेशन। ठीक है बेटा, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स आप लोगों को रिमेनिंग लिखने होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज एम्फेसाइज्ड बाय द गौतम नटराजन। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फिर उसी फंक्शन की 4 इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, सो गौतम नटराजन इज द फाउंडर ऑफ ब्रूड बीन्स कॉफी, अ फेमस चेन ऑफ 21 आउटलेट्स इन साउथ इंडिया, सेलिंग द हाई क्वालिटी फिल्टर कॉफी। अच्छा जी, वाओ, अच्छी कॉफी बनाते हैं। ही इज नोन फॉर हिज लीडरशिप एंड विजन, लेकिन जाना जाता है अपनी लीडरशिप और विजन के लिए। ही बिलीव्स दैट द ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके जो वो ऐसा मानता था कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एंड द राइट पीपल कैन हेल्प यू टू टेक, और जो सही बंदा है वही कैन हेल्प यू टू टेक योर बिजनेस टू द टॉप, एंड द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। एक सही बंदा अगर आपने चुना होगा तो वो आपके बिजनेस को यहाँ से वहां लेकर जाएगा, और एक गलत बंदे का सिलेक्शन किया तो वहां से यहाँ भी ला सकता है। ये बात उसको समझ में आई। सो दिस इज द रीजन ही कंसिडर्ड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर to be the most critical and fundamental to the organization performance। तो उसको ये समझ में आया कि जो हम वैकेंसीज को फिल करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। तो यहाँ से बात समझ में आ गई, वैकेंसीज को फिल करने का कौन सा फंक्शन होता है बेटा, वो फंक्शन होता है हमारा स्टाफिंग। ठीक है जी, ओके। स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। तो सी द जोश ना, देखो ना जोश हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने वाले लोगों का। तो जहां पर हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ पढ़ा, जॉब सेटिस्फैक्शन पढ़ा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ा है, कॉम्पिटेंट पर्सनल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हायर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है उनकी। तो ये सारे पॉइंट डिस्क्राइब करते थे किस चीज़ को, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। ठीक है जी, चलो बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो बेटा छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है मैडम जी, बड़ा सा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं यार, पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ अनूप गॉड इन द अबव केस विच हेल्प इन फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। तो कोई कॉन्सेप्ट हमें आइडेंटिफाई करना है और उसी के 4 इंपॉर्टेंस जो है वो हमें बतानी है। ओके जी, तो देखिए जरा। सो अनूप गॉड स्टार्टेड अ कैट्स आई, वाओ व्हाट अ नेम, कैट्स आई, a company for providing the cyber security solution to the businesses. Its objective is to prevent, detect, respond to the cyber attacks and protect the critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in the cyber security. His reputation grew by the leaps and the bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with the utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. तो अब तक की कहानी सिर्फ इतनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि अनूप गौड़ जो है वो अपनी कंपनी चलाता है साइबर सिक्योरिटी की, कैट्स आई के नाम से, और लोगों को सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो साइबर अटैक को यहाँ पर देखेगा और लोगों को डेटा प्रोवाइड करेगा। हार्ड वर्किंग है,
सिंसियरली काम करता है, ऑनेस्टी के साथ काम करता है, ठीक है, उसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड अ बिग प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके हाथ में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा। While working on the project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. अब जब वो ये सब कुछ कर रहा था, उसको ये लगा कि ये सारे काम वो अकेले नहीं कर पाएगा। So thereafter he decided to expand the team. उसने अपनी टीम को एक्सपेंड करने की कोशिश करी है। The company maintained a close liaison with the engineering college in the state. तो कंपनी का ना एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ उसी स्टेट की। So during a campus placement, आरव एंड द प्रांशी वर अपॉइंटेड। तो उसने क्या किया, दो लोगों को अपॉइंट किया कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। ओके, ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉइज कैपेबल, एंथुजियास्टिक एंड ट्रस्टवर्दी। उसको ये एम्प्लॉइज बहुत अच्छे लगे। अनूप गौड़ was thus able to focus on the objective with the help of आरव एंड प्रियांशी। The project was completed on time। तो उसकी हेल्प से अब वो काम कर पा रहा था अच्छे से, टाइम पे सारा काम निपट रहा था उसका। Not only this, अनूप गौड़ was able to extend the area of operation। उसकी वजह से क्या हुआ, अब उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर दिया है। आरव एंड प्रियांशी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज द इनिशिएटिव। और उन दोनों को भी यहाँ पर एक मौका मिला कि वो खुद को आगे बढ़कर काम अपना कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है जिसने अनूप गौड़ ने, जिसकी हेल्प से वो क्या कर पा रहा है, वो फोकस कर पा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने पे। बताइए क्या किया उसने। अगर मैं स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपसे ये चीज पूछ रही हूँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से भी कनेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं सिर्फ फोकस करूं कि वो कह रहा है कि अनूप गौड़ ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। यहाँ पर एक लाइन ऐसी भी है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली टू डेवलप और एक्सरसाइज द इनिशिएटिव कि वो आगे बढ़ सके। तो कहीं हद तक ये ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यस, अगर जब हमारे सारे चैप्टर्स आ रहे हैं तो सारे चैप्टर्स में तो मैं यही कहूंगी कि यस डेफिनेटली यहाँ पर पहला जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा बेटा डेलीगेशन। यहाँ आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिख रहा है, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ठीक है। तो पुराना कॉन्सेप्ट एक रिवाइज हुआ, उसी की 4 इंपॉर्टेंस आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है कि वो क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की होता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ भी यहाँ पर होता है। तो वो 4 इंपॉर्टेंस हो गई। बट अगर मैं कहूँ कि चलो स्टाफिंग का ही क्वेश्चन है, अगर वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि उनके रिक्रूटमेंट से उसको क्या, वो रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स यूज किया या रिक्रूटमेंट का कौन सा टाइप यूज किया, तो आप क्या बताएंगे। अगर मैं कहूँ कि चलो भूल जाओ ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो अगर स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ने उसकी मदद करी है, ठीक है बेटा। किसने मदद करी है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे एग्जाम में पता चलेगा, हमें तो ये डेलीगेशन लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है डेलीगेशन, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज डेलीगेशन, ठीक है। अगर सिर्फ इस तरीके से है तो डेलीगेशन आंसर है। बट अगर यहाँ पर इस पॉइंट के आगे कहीं ना कहीं उन्होंने अगर ये लिख दिया होता कि अनूप गौड़ के रिक्रूटमेंट के की वजह से, तो वो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसने अनूप गौड़ की हेल्प करी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अगर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वाला वर्ड आ गया तो बेटा आप लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट लिखेंगे और फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की ही इंपॉर्टेंस यानी कि एडवांटेज बताएंगे। अगर स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग बता देंगे कि वाइडर चॉइस है, कंपिटेंट पर्सनल मिल रहे हैं, फ्रेश टैलेंट मिल रहा है, हमें कंपिटेटिव स्पिरिट आ रहा है, ठीक। बट अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, नहीं है इसमें स्टाफिंग का कोई भी रिलेशन, तो यस करेक्ट आंसर इज डेलीगेशन, ठीक है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है ताकि आप ये डिफरेंशिएशन देख सको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेलीगेशन की बात हुई, कैंपस प्लेसमेंट की बात हुई, तो बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज होता है कि मैम आंसर क्या होगा। तो मैंने अब आपको समझा दिया इस क्वेश्चन की मदद से कि भैया अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना है तो डेलीगेशन आंसर है, क्योंकि अगर वो स्टाफिंग के रेफरेंस से पूछना चाहते तो कहीं ना कहीं वो रिक्रूटमेंट का नाम लिखते ऑप्शन में, ठीक है। चलो अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आखिरी क्वेश्चन है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाला है क्योंकि अब ना पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल परफॉर्म। वो कौन, जो हमारा HRM डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी आज के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। सो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आपको ऐसी 6 ड्यूटीज जो हैं
वो बतानी है जो HRM परफॉर्म करता है। ठीक है बेटा, तो HRM क्या क्या काम करता है? HRM रिक्रूटमेंट का काम करता है। ठीक है, HRM कॉम्पेंसेशन डिजाइन करता है, कॉम्पेंसेशन आपका बताता है कि कितना कितना पैसा देना होता है। HRM लीगल हेल्प देता है कंपनी को, कि डिफेंड करता है कंपनी को कि कभी भी कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो उसमें डिफेंड करेगा। ये एनालाइज करेगा, एनालाइज करता है जॉब को, ठीक है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करता है। उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ग्रीवियंसेस को हैंडल करते हैं। भाई अगर किसी भी तरीके की कोई ग्रीवियंसेस है हमारे लेबर की, सॉरी हमारे वर्कर्स की कहूँगी मैं यहाँ पर, अभी फिलहाल ग्रीवेंसेस हैं अगर हमारे कोई वर्कर्स की, तो उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, लेबर रिलेशन मेंटेन करते हैं, यूनियन वालों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो लोग ये लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो एक दो पॉइंट्स और हैं वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 6 हमारी ड्यूटीज हैं जो HRM डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, सो बेटा 80 नंबर का पेपर हो गया सॉल्व। तो बताइए मुझे अब इन टोटल आपके 80 में से कितने नंबर आए हैं। मैं MCQ के मार्क्स स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगी कि प्लीज मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि 20 में से कितने मार्क्स है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में कितना स्कोर कर पा रहे हो और सब्जेक्टिव टाइप में कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो प्लीज मुझे सेपरेटली बता दीजिएगा, एक बार 80 में से पूरे मार्क्स बता देना और एक बार सिर्फ 20 में से बता देना। ठीक है, इस वाली वीडियो में जरूर बताना। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 2 खत्म हुआ फॉर द स्टाफिंग। और आई होप कि आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे ये क्वेश्चन आंसर सीरीज, और इससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ चल रहा होगा बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और आप अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। सो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई जर्नी, कुछ नई चीज़ों के साथ, क्योंकि अगले चैप्टर है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टाइप, क्या, डायरेक्टिंग। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।